नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पूरी की पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर किस एक बुनियादी चीज से बना है? विज्ञान की भाषा में इसे पदार्थ यानी मैटर कहा जाता है। हम अक्सर अपने आसपास की चीजों को बहुत नॉर्मल मान लेते हैं कि हाँ, ये तो बस है। लेकिन आज हम इस पदार्थ की उस अदृश्य और एकदम सूक्ष्म दुनिया को डिकोड करेंगे जो हमारे हर एक अनुभव को आकार देती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? बहुत ही दिलचस्प चीजें। हम जानेंगे कि आखिर ये पदार्थ है क्या, इसके कणों का क्या रहस्य है, इसकी अलग अलग अवस्थाएं कौन सी हैं, ये अपना रूप कैसे बदलता है, और हाँ, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन से ठंडक कैसे मिलती है। बस फटाफट इन 5 पॉइंट से गुजरेंगे। चलिए बिना किसी देरी के भाग 1 से शुरुआत करते हैं। आखिर ये पदार्थ जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं वो असल में है क्या? जरा सोचिए, जिस हवा में हम रोज सांस ले रहे हैं, जो खाना हम खाते हैं, रास्ते में पड़े हुए पत्थर, आसमान के वो बड़े बड़े बादल, रात में चमकते तारे या फिर पानी की एक छोटी सी बूंद, इनमें आखिर क्या कॉमन हो सकता है? मतलब देखने में तो ये सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं, राइट? लेकिन विज्ञान की नजर से देखें ना, तो इन सब में एक बहुत बड़ी समानता है। और वो समानता ये है कि ये सब पदार्थ हैं। अब आप सोचेंगे कि भाई ये पदार्थ की डेफिनेशन क्या है? एकदम सिंपल शब्दों में कहें तो ब्रह्मांड की कोई भी चीज जो जगह घेरती है, यानी जिसका कुछ वॉल्यूम या आयतन है और जिसमें थोड़ा बहुत भी वजन या द्रव्यमान है, उसे वैज्ञानिक पदार्थ कहते हैं। चाहे वो रेत का एक एकदम बारीक कण ही क्यों ना हो, जिसे हम मुश्किल से देख पाते हैं, वो भी इसी नियम के दायरे में आता है। अब जब हम ये जान गए हैं कि पदार्थ क्या हैं, तो आइए भाग 2 में चलते हैं। इस विशाल दुनिया से थोड़ा जूम इन करते हैं और उस अति सूक्ष्म दुनिया में चलते हैं जिससे ये पदार्थ असल में बना है। पदार्थ के कणों के ना कुछ बड़े ही माइंड ब्लोइंग रहस्य हैं। पहली बात तो ये कि हर एक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना है, इतने छोटे कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। दूसरा, कोई चीज कितनी भी ठोस क्यों न लगे, इन कणों के बीच हमेशा कुछ ना कुछ खाली जगह या रिक्त स्थान जरूर होता है। यही कारण है कि नमक या चीनी पानी में इतनी आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि वो उसी खाली जगह में फिट हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, ये कण कभी शांत नहीं बैठते, ये निरंतर गतिशील रहते हैं, क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है, और जैसे ही आप इन्हें थोड़ी गर्मी देंगे, इनकी भागदौड़ और तेज हो जाएगी। और आखिरी बात, ये सारे कण हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं, आकर्षित करते हैं। इस अट्रैक्शन वाले पॉइंट को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि कुछ लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक मानव श्रृंखला बनाई हुई है। कुछ ने बस हल्के से उंगलियां पकड़ी हैं, कुछ ने हाथ पकड़े हैं और कुछ ने तो एकदम कसकर एक दूसरे को जकड़ रखा है। बस पदार्थ के कण भी बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे को अलग अलग ताकत से अट्रैक्ट करते हैं, और इसी बल की मजबूती ही ये तय करती है कि कोई पदार्थ लोहे की तरह एकदम कठोर होगा या फिर चौक की तरह आसानी से टूट जाने वाला। तो अब हम थोड़ा वापस जूम आउट करते हैं भाग 3 की तरफ। इन सूक्ष्म कणों के यही नियम जब बड़े पैमाने पर लागू होते हैं ना, तो पदार्थ की अलग अलग अवस्थाएं बनती हैं। चलिए इन्हें कंपेयर करते हैं। ठोस यानी सॉलिड अवस्था में कण इतनी मजबूती से पैक्ड होते हैं कि उनका आकार और आयतन एकदम फिक्स होता है और आप उन्हें दबा या संपीड़ित नहीं कर सकते। वहीं द्रव यानी लिक्विड्स में कण थोड़े ढीले होते हैं, तो उनका आयतन तो फिक्स रहता है, लेकिन वो बह सकते हैं, और जिस भी बर्तन में उन्हें रखा जाए वो उसी का आकार ले लेते हैं। और गैसों का क्या? भाई गैस के कण तो एकदम आजाद होते हैं, ना कोई फिक्स आकार ना आयतन, और सबसे बड़ी बात, उन्हें आसानी से बहुत कम जगह में संपीड़ित किया जा सकता है। हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर इसका बेस्ट उदाहरण है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, बचपन से हम यही सोचते आ रहे हैं कि पदार्थ की सिर्फ 3 ही अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, राइट? लेकिन आधुनिक विज्ञान के पास हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। असल में ये अवस्थाएं 3 नहीं बल्कि 5 हैं। जी हाँ, विज्ञान ने चौथी और 5वीं अवस्था को भी मान्यता दी है। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। ये अत्यधिक ऊर्जा वाले आयनीकृत कणों से बनी होती है। वो जो चमचमाते हुए नियॉन साइनबोर्ड्स होते हैं ना, या फिर सूरज और तारों में जो जबरदस्त रोशनी होती है, वो सब इसी प्लाज्मा का कमाल है। और 5वीं अवस्था तो और भी अद्भुत है। इसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। ये तब बनती है जब बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को परम शून्य के करीब एकदम एक्सट्रीम ठंडे तापमान पर ले जाया जाता है। सच में ये विज्ञान के सबसे अनोखे रूपों में से एक है।
आइए अब भाग 4 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अपना रूप कैसे बदलता है। गर्मी और दबाव का ये पूरा खेल बहुत ही जादुई है। इसे ऐसे समझिए, कल्पना कीजिए हमारे पास बर्फ का एक टुकड़ा है, यानी ठोस अवस्था। अब हम उसे ऊष्मा देते हैं, यानी गर्म करते हैं। हीट मिलने से क्या होगा? उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कणों का आपसी खिंचाव टूटने लगेगा और गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचकर वो द्रव मतलब पानी बन जाएगी। अब हम इसे और ऊष्मा देते हैं, कण और ज्यादा आजाद हो जाते हैं और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचकर यही पानी गैस या वाष्प में बदल जाता है। देखा आपने, ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कणों की ऊर्जा और उनके बीच की दूरी का ही खेल है। लेकिन विज्ञान में हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प अपवाद होते ही हैं। ऊर्ध्वपातन, जिसे हम सब्लिमेशन भी कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां कोई ठोस चीज पिघलकर पानी बनने के बजाय सीधे गैस बनकर हवा में उड़ जाती है। मतलब लिक्विड वाला फेज पूरी तरह से गायब। इसका सबसे बेहतरीन और जाना-माना उदाहरण है कपूर, जिसे हम रोज पूजा में जलाते हैं। वो जलकर सीधा धुआं बनता है, पिघलता नहीं है। अब तापमान के साथ साथ दाब यानी प्रेशर भी उतना ही पावरफुल है। अगर हम किसी गैस पर बहुत ज्यादा दाब डालें और उसे ठंडा कर दें, तो उसके कण इतने पास आ जाते हैं कि वो गैस सीधे द्रव में बदल जाती है। और दूसरी तरफ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को लीजिए, जिसे ड्राई आइस भी कहते हैं। ये इतना अनोखा है कि जैसे ही आप इस पर से दाब कम करेंगे ना, ये लिक्विड बने बिना सीधे गैस में बदल जाता है, एकदम मैजिक की तरह। और अब हम आ पहुंचे हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी भाग पर, भाग 5, जहां हम इन भौतिक नियमों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ेंगे, विशेषकर शीतलता या कूलिंग के कंसेप्ट से। वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन का प्रोसेस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। हमें अक्सर लगता है कि पानी को भाप बनाने के लिए उसे 100 डिग्री तक उबालना ही पड़ेगा, पर असल में ऐसा नहीं है। क्वथनांक से कम तापमान पर भी द्रव धीरे धीरे वाष्प में बदलता रहता है। होता दरअसल ये है कि द्रव की ऊपरी सतह पर जो कण होते हैं, उनमें इतनी गतिज ऊर्जा आ जाती है कि वो बाकी कणों के आकर्षण बल को तोड़कर हवा में आजाद हो जाते हैं। और ये अदृश्य प्रक्रिया किन चीजों से तेज होती है? अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, जैसे हम कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं, तो वाष्पीकरण तेज होता है। या फिर तापमान ज्यादा हो, जैसे तेज धूप हो, हवा की गति तेज चल रही हो, या फिर वातावरण में नमी और आर्द्रता कम हो। इन सब कंडीशंस में सतह के कण और भी तेजी से हवा में भागने लगते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वाष्पीकरण का असर आखिर होता क्या है। इसका सीधा असर होता है शीतलता यानी ठंडक। जब द्रव के कण वाष्प बनके उड़ते हैं, तो उन्हें उड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है। अब वो ये ऊर्जा लाते कहाँ से हैं? वो अपने आसपास की चीज़ों से, या जिस सतह पर वो हैं वहाँ से गर्मी खींच लेते हैं। और क्योंकि वहाँ से ऊष्मा छिन गई है, तो वो सतह अपने आप ठंडी हो जाती है। ये प्रकृति का अपना नेचुरल कूलिंग मैकेनिज्म है। कुछ रोजमर्रा के उदाहरण इस विज्ञान को बिल्कुल हमारी जिंदगी से जोड़ देते हैं। सोचिए, गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूती कपड़ा हमारे पसीने को सोख लेता है और उसे वातावरण में तेजी से वाष्पीकृत होने देता है, जिससे हमारे शरीर को एकदम मस्त ठंडक मिलती है। बिल्कुल इसी तरह मिट्टी के घड़े में मौजूद छोटे छोटे छिद्रों से पानी रिसकर बाहर आता है, और जब वो वाष्पीकृत होता है तो वो घड़े के अंदर के पानी की गर्मी सोख लेता है, जिससे पानी ठंडा रहता है। ये सब सूक्ष्म कणों की शानदार इंजीनियरिंग का ही तो नतीजा है। तो दोस्तों, जैसे ही हम इस चर्चा को खत्म करते हैं, मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अगर इस ब्रह्मांड का हर पदार्थ इन कणों से बना है और वे कण हमेशा लगातार गति में है, तो जरा सोचिए, ठीक इसी क्षण आपके आसपास, आपके शरीर में और जिस स्क्रीन पर आप ये एक्सप्लेनर देख रहे हैं, वहां इन कणों का कौन सा अदृश्य और शानदार नृत्य चल रहा होगा। विज्ञान ना केवल किताबों में बंद नहीं है, ये हमारे चारों ओर हर पल घटित हो रहा है। बस नजरिया चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। इस नई वैज्ञानिक नज़र से दुनिया को खोजना जारी